हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो हमारी 20,000 एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका काम बस इतना सा है कि आपको हर वीडियो को जिस टाइम भी वो आती है आपको उसी टाइम उसको पढ़ना है, ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चले। मैं हमेशा ऐसे क्यों बोलती हूँ कि आपको क्लास जब चल रही है उसी साथ पढ़ना है? देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आज एक किसी बच्चे ने, आपके किसी कॉम्पिटिटर ने जिसने सेम पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसने जो है वो वीडियो को देख लिया है। मतलब इसका ये है कि वो आपसे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस में आगे पहुंच चुका है। तो उसका उस जॉब के लिए जो है अप्लाई करने का वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर वीडियो को सेम टाइमिंग्स पे रोज़ देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है साथ साथ चले। बाद में जो चीज़ छोड़ देते हैं वो हमारा बात कभी नहीं आता है। इसलिए हर वीडियो को उसी टाइम पे देखना है, उसे लाइक भी करना है और शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका बेनिफिट उठा सके। इतनी चीज़ क्लियर है? चलिए, इस पॉजिटिव नोट पे अपनी और इस मोटिवेशनल नोट पे अपनी आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में 250 पे खत्म किया था, 251 के साथ अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे अपना 251st क्वेश्चन क्या है। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल्स एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाय। किसी व्यक्ति की वास्तविक जीवन स्तर का अनुमान किससे लगाया जा सकता है? देखेंगे ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। ऑप्शंस है आपके पास ग्रॉस ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। एक इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम किससे असेस कर सकते हैं, इजी है ये। आपको पता चल जाता है उसकी पर कैपिटा इनकम से, प्रति व्यक्ति आय से आपको पता चल जाता है। चलिए, फटाफट से पहले वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इसके साथ जुड़ सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। when there is an official change in the exchange rate of domestic currency, अगर हम लोग अपनी घरेलू मुद्रा की बात करें, तो अगर एक्सचेंज रेट में कोई चेंज आ रहा है, ऑफिशियल चेंज आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन या डिफ्लेशन। बहुत इजी है, हम लोग उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। जब हम लोग उसको पुनः जो है मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, अपने एक्सचेंज रेट को, डोमेस्टिक करेंसी के एक्सचेंज रेट को हम लोग चेंज करते हैं। इतनी चीज क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ। अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें, तो इन्फ्लेशन की वजह से जो इनकम और वेल्थ होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो पुनः वितरण हो जाती है। किसके पक्ष में, आपको ये बताना है। पेंशनर्स, पुअर, मिडिल क्लास या रिच। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इन्फ्लेशन में हमारी प्राइजेस बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन में हमारी प्राइजेस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जो नेसेसिटीज आइटम होती हैं, जो हमारी डेली बेसिस की ज़रूरतें होती हैं, वो तो हमें खरीदनी ही पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो परचेजिंग पावर होती है वो पहले ही कम हो चुकी होती है प्राइजेस बढ़ने की वजह से। तो हमारा पैसा जो होता है इवेंचुअली वो जो अमीर लोग होते हैं उनके फेवर में चला जाता है। तो इन्फ्लेशन की वजह से जो इनकम और वेल्थ है वो रिच, अमीर लोगों के पास चली जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी इनकम और वेल्थ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वॉज। अगर हम व्यापारिक प्रयोग की बात करें, तो वो पहला कौन सा कंप्यूटर था जो कि अवेलेबल करवाया गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं, मैनियक है, ENIAC या यूनिवैक है, ये EDSAC है आपके पास। आपको बताना है फर्स्ट कंप्यूटर जो कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवैक, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए, देखेंगे क्या होता है बेसिकली। यूनिवैक की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, जो बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सर्ट मॉचली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने जो है ये लाइन जो बेसिकली स्टार्ट की थी। उसके अलावा देख लीजिए, मैनिया की फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बता दी गई है। मैनिया की फुल फॉर्म है मैथमेटिकल एनालाइजर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर मॉडल। उसके बाद एनियाक की है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड एडसैक की है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आपको सबकी फुल फॉर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए, लेकिन मेनली जो आंसर है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फर्स्ट कंप्यूटर कमर्शियल यूज के लिए जो बनाया गया था वो था यूनिवैक। इतनी चीज क्लियर है? अगला देखेंगे फटाफट से। द रिजर्व्स held by commercial bank over and above the statutory minimum with RBI are called। रिजर्व बैंक के पास
वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा वैधानिक न्यूनतम मात्रा से अधिक रखे गए भंडार को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, कैश रिजर्व्स, डिपॉजिट रिजर्व्स, एक्सेस रिजर्व्स या मोमेंट्री रिजर्व्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिजर्व्स, अत्यधिक भंडार इसको हम बोलते हैं। जब आरबीआई ने आपको एक स्टैट्यूटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट बोली है कि आपको इतना एक रिजर्व मेंटेन रखना है, अगर कमर्शियल बैंक उससे भी ऊपर अपना जो है एक बोलते हैं हम रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिजर्व्स बोलते हैं इसको। चलिए अगला देखेंगे, हु इज ऑथराइज्ड टू इशू कॉइन्स इन इंडिया? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यहाँ पे जो चीज ध्यान रखने की है, आपसे पूछा गया है कॉइन्स के बारे में पूछा गया। आपको पता है कि हमारे पास दो तरीके की पैसे होते हैं, हमारे पास कॉइन्स होती हैं और नोट्स होते हैं, ठीक है, करेंसीज होती हैं और कॉइन्स होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कॉइन कौन इशू करता है। देखिए इजी है, पर यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो चीज ये है कि कॉइन्स जो है वो हमारी आरबीआई नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली जो है वो इशू करती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि करेंसी जो नोट होते हैं इंडिया में वो कौन इशू करता है, तब आपका आंसर होगा आरबीआई। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला देखेंगे, द ब्रेक इवन पॉइंट। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आपका क्विक रिवीजन है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ऑप्शंस है आपके पास, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट या नन ऑफ दी अबव। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? तो बहुत इजी है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका जहां पे आपकी टोटल रेवेन्यू जो होती है टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये हमारी जा रही है टोटल कॉस्ट की कर्व और ये जा रही है हमारी सेल्स की कर्व जा रही है। अब देखिए इस सिचुएशन में जो है हमारा कॉस्ट ज्यादा है, सेल्स कम है, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, हमें एक कंपनी को लॉस इनकर करना पड़ रहा है, क्योंकि इनिशियली हम जाते ही हमें प्रॉफिट्स कभी अर्न नहीं होने शुरू होते हैं। इतनी चीज क्लियर है? जैसे ही एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है जहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो बराबर आने लग जाता है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ये है हमारी रेवेन्यू की कर्व या सेल्स की कर्व और ये हमारी कॉस्ट की। रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमें एक कंपनी को क्या अर्न हो रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है। चलिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय, ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शंस हैं आपके पास, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, सेंट्रल गवर्नमेंट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस या कमर्शियल बैंक्स। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कौन डिटरमाइन करता है। बहुत सिंपल है, उसको डिटरमाइन करता है कमर्शियल बैंक्स। बेसिकली जो लोन कमर्शियल बैंक्स एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कराता है, उसके ऊपर जो वो चार्जेस एक्स्ट्रा लेता है किसी से, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि ये बैंक रेट, बैंक रेट कौन सा रेट था, जो सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को पैसे देने पे जो इंटरेस्ट लगाता है वो बैंक रेट है। वही अगर हम लोग आगे फर्दर चले जाए, कमर्शियल बैंक से एक इंडिविजुअल तक पहुंच जाए, वो जो लोन लेता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन सेम ही है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। वो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पे करना पड़ता है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट लेंट, डिपॉजिटेड और बोरोड। इसको हम लोग प्रिंसिपल सम भी बोलते हैं, जो बेसिकली एक अमाउंट जिसमें हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू होती है उसको भी ऐड करके रखते हैं। चलिए, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज, जो टोटल वैल्यू जो है एक गुड्स और सर्विसेज की एक कंट्री में एक गिवन टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल साल के लिए अगर हम बात करें, जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है आपके पास, डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम या नेट नेशनल इनकम। टोटल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। सिर्फ राष्ट्र की आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय नहीं है, सिर्फ राष्ट्र की आय, क्योंकि उसने बोला है कि एक कंट्री में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है यहाँ पर, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि आरबीआई के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी और के पास या किसी और के पास वो राइट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा फंक्शन जो है वो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई का नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज, ये जो है आरबीआई का ही काम होता है। कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी सोल आरबीआई का काम है। कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्टिंग एज ए बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक हम लोग इसीलिए उसको लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है,
वो आरबीआई जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं करता है। चलिए देख लेंगे कि उनके क्या क्या और राइट्स होते हैं। टोटल जो है बैंक ऑफ इशू है वो बैंकर या एजेंट या एडवाइजर होता है गवर्नमेंट के लिए, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स होता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन बैलेंसेस होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, क्लियरिंग हाउस है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उसको आरबीआई कंट्रोल करता है, प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटरीज इंटरेस्ट। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, हमारे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा जो भी होंगे वो नोट में ही आएंगे। चलिए द गवर्नमेंट सेटअप, चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या है। द गवर्नमेंट सेटअप अ कमेटी हेडेड बाय द चेयरमैन, किसके चेयरमैन के से हेडेड है वो, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सम टाइम बैक टू गो इनटू। आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने एक जो है कमेटी है वो सेटअप की थी, वो किस लिए इकट्ठी की थी या किस लिए गठन जो है उस समिति का किया गया था। आपके पास ऑप्शंस हैं, कोडिफिकेशन ऑफ टैक्स लॉज, the entire structure of tax laws including the question of imposition of bank tax, the concerns of the foreign investors in India with regard to taxation matters, aspects of generation of black money, its transfer abroad and bringing back such money into India's legitimate financial system। अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आप देख लेंगे ऑप्शन डी जो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि हमें पता है कि मोदी सरकार का मेन मुद्दा ही यही था कि ब्लैक मनी को जो है बाहर की कंट्री से वापस लेकर आना है। तो ये किसके अंडर किया गया था, गवर्नमेंट ने जो सीबीडीटी के अंडर जो है इसको रखा था, इसको सेट किया था। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको हर चीज को रिलेट करके चलना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, आपको पता है पर कैपिटा इनकम जब हम लोग प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो वो किससे आएगा। देखिए अगर हम लोग एक चीज की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, अगर आपको फॉर एग्जांपल फॉर्मूला नहीं भी याद हुआ तो आपको पता है कि जब हम लोग पर कैपिटा एक की बात करते हैं किसी चीज की तो हमेशा उस चीज को हमने किसी से डिवाइड ही किया होता है। तो देख लीजिए डिवीजन वाली सिर्फ एक ही चीज है, ये वाली फर्स्ट ऑप्शन जो है नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, उसी से ही है। जब हम टोटल इनकम को डिवाइड कर देंगे जितने भी लोग थे उस कंट्री में तो हमें एक बंदे की या एक व्यक्ति की जो है आय इनकम जो है वो पता चल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, जहां पे हम लोग बात करते हैं एक कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, जहां पे हम कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे। और देखिए फेवरेबल का मतलब है अनुकूल व्यापार। अनुकूल या फेवरेबल वो चीज तभी होगी जब हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ज्यादा होगी, मतलब हम जो सामान बाहर भेज रहे हैं वो ज्यादा होगा और जो मंगवा रहे हैं वो कम होगा। सीधी सी बात है, तभी वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी जहां पे एक्सपोर्ट्स जो है ज्यादा होंगे, ग्रेटर होंगे देन इंपोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज। किसी वस्तु का मूल्य जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं। किसी कमोडिटी का अगर हम वैल्यू अगर हम मार्केट में भी जाते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है ये कितने की है या इसका दाम कितना है, कितने प्राइस की है। तो सीधी सी बात है, अगर वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी है, अगर मुझे मनी टर्म में एक्सप्रेस करना है तो वो किस लिए करेंगे, उसकी प्राइस जानने के लिए उसको हम क्या कहेंगे, प्राइस कहेंगे उसे। कितनी चीज क्लियर है। चलिए सिंपल था ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन, भारतीय रिजर्व बैंक को कब राष्ट्रीयकृत किया गया था। जल्दी से बताना है, ये 1935, 1947, 1949 या 1950। रिजर्व बैंक को कब नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1949 में। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन जो क्रिएट हो सकती है वो ये होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग यही करते हैं कि ये बना कब था, 1935 में। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है कि उसको नेशनलाइज कब किया गया है। नेशनलाइज जो है उसको 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 पे उसको नेशनलाइज किया गया था। फॉर्मुलेट नहीं पूछा है आपसे कि वो फॉर्म कब हुआ था, नेशनलाइज कब हुआ है, आपसे ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या प्रदान करना है। ऑप्शन है आपके पास, फाइनेंशियल सपोर्ट टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स,
ओल्ड एज पेंशन टू वेरी पुअर, इंश्योरेंस फॉर द पुअर, या ऑल ऑफ द अबव। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का जो है उद्देश्य क्या है, वो किस पर्पस से फॉर्म की गई है, तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड एज पेंशन टू है वेरी पुअर पीपल। इतनी चीज क्लियर है। आपको बताना था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम किस लिए बनाई गई है, उसका एम क्या है, तो उसका एम है जो ओल्ड या बेहद गरीब लोग हैं उनको वृद्धावस्था में पेंशन प्रोवाइड करना। यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार, जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर प्रोग्राम है, इसलिए टू सपोर्ट एज्ड पर्सन, विडोज, डिसेबल्ड पर्सन एंड bereaved families on the death of primary breadwinner या bread earners जो होते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस में अगर ये आ जाता है एज्ड पीपल के अलावा विडोज आ जाती हैं, डिसेबल्ड पर्सन आ जाते हैं, तो आप लोग वहां पे ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शंस भी, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है पता होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बायर्स इन द मार्केट एंड, या ऑप्शन है सेलर्स इन द मार्केट। मैं आपको आई थिंक इनिशियल वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारे पास तीन तरीके की ब्रॉडली अगर हम बात करें इकोनॉमीज होती हैं। एक तो कैपिटलिस्ट इन्होंने बोल रखी है, कैपिटलिस्ट होती है, या सोशलिस्ट होती है, या आपके पास थर्ड आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए कैपिटलिस्ट की बात अगर कर ले जहाँ पे सरकार का, गवर्नमेंट का किसी तरीके से कोई कंट्रोल या कोई रोल नहीं होता है, वहां पे जो है इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से किस पर चलती है, डिमांड एंड सप्लाई पर। ठीक है, कहीं से भी जो है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वहां पे जो होल जो कंट्रोल होता है वो मार्केट फोर्सेस जो होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उनके ऊपर होता है। अगर बात कर लेंगे सोशलिस्ट की, सोशलिस्ट का वहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पे किसका रोल है, यहाँ पे कंप्लीट रोल जो है वो गवर्नमेंट का है, सरकार जो है यहाँ पे पूरा कंट्रोल रखती है। और मिक्स्ड में जब हम लोग दोनों के मिक्स की बात करें, दोनों को मिक्स करके हमारा बन जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी है लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट का रोल भी पूरा है, जैसे हम लोग बात करें अपनी इंडिया की। चलिए, टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट सोल्ड अंडर, टूथपेस्ट एक वस्तु है जिसे डैश के अंतर्गत बेचा जाता है। ऑप्शन है आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या डुओपोली। आपको पता है टूथपेस्ट के ही आपको बहुत सारे ब्रांड जो है पता होंगे जिनकी प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क कभी भी नहीं होगा। तो ये सिचुएशन कहाँ आती है हमारी, ये सिचुएशन आती है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो एक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है और प्राइजेस में बहुत टाइट कंपटीशन होता है कि एक में अगर जरा सा प्राइस में चेंज आता है हाई या लो, हम लोग इमीडिएटली जो है किसी और टूथपेस्ट ब्रांड के लिए जो शिफ्ट कर जाते हैं। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी, अगर हम लोग मुद्रास्फीति तथा कीमत वृद्धि की अवधि में मुद्रा की आपूर्ति जो है वो किस हिसाब से रहती है, उसमें जो सप्लाई ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो जाता है। देखिए यहाँ पे बात इस तरीके से है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है इंक्रीज होने की वजह से ही एक्चुअली इन्फ्लेशन और प्राइस राइज हुआ होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हुई होती है इन्फ्लेशन और प्राइस राइज में, जिस वजह से जो ये सिचुएशन आ चुकी होती है। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, पर्सनल इनकम इक्वल्स, निजी आय किसके बराबर होती है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, द हाउस होल्ड सेक्टर्स इनकम, प्राइवेट इनकम माइनस सेविंग्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस मिसलेनियस रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए पिछले दो क्लासेस से हम लोग बात कर रहे थे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे थे कि इवेंचुअली जो है एक पर्सन के पास कितनी पर्सनल इनकम आती है, उसमें से हम लोग जितने भी तरीके के टैक्सेस जो होते हैं, डायरेक्ट टैक्स या जो भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, सब कुछ देने के बाद एक पर्सन के पास क्या पैसा बचता है खर्चने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आपसे उसने उल्टा चीज पूछा है, आपसे उसने बोला है कि पर्सनल इनकम क्या है, उसने आपसे ये पूछा है, ये वाला पार्ट उसने आपसे पूछा है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज जो यहाँ जाके ऐड हो जाएगी। इसका मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में जब हम लोग मिसलेनियस रिसीव्स ऑफ गवर्नमेंट को ऐड कर देंगे तो आपकी पर्सनल इनकम जो है बन जाएगी। सारी वीडियोस को अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फटाफट से वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज डुअल प्राइसिंग, दोहरी कीमत क्या है। ऑप्शंस हैं आपके पास, wholesale price and retail pricing, pricing by agents and pricing by retailers, fixed
प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट एंड प्राइस इन ओपन मार्केट या डेली प्राइस एंड वीकली प्राइजेस। ऑप्शन सी जो आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। प्राइस जो सरकार ने फिक्स की हुई है और ओपन मार्केट में जाके जो उसका प्राइस जो है वो बिक रहा है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आ रहा है। ठीक है, तो प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट एंड प्राइस इन ओपन मार्केट होती है हमारी डुअल प्राइसिंग। देखिए अगर वैसे नॉर्मल डुअल प्राइसिंग की बात करें तो डुअल से मतलब ये है दोहरी कीमत, जो नॉर्मली हमारे मोनोपोली में कभी कभी जो है होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सोल प्रोड्यूसर है वो उस चीज का, तो उसके पास पूरा हक होता है कि वो अपनी मर्जी से जो प्राइस रखे, उसकी मर्जी है कि ओके यहाँ पे एक पॉश इलाका है, यहाँ पे एक्सपेंसिव जो है लोग इजीली चीजें खरीद लेंगे, तो वहां पे वो हाई प्राइसेस रखेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा खरीदने में। पर वही प्राइस अगर वो एक स्मॉल सेक्टर में रखेगा तो उसके लिए बेचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं डुअल प्राइसिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल प्राइसिंग क्या है, प्रैक्टिस और सेटिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस, अगर पेप्सी आपके पास उसकी प्राइस जो है वो आपसे कह रहा है वो डिक्रीज हो गया है, पेप्सी की प्राइस डिक्रीज होने की वजह से जो आपको बताना है कि कोक और 7 अप की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको बताना है कि कोक एंड 7 अप की प्राइस डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए सीधी सी बात है, पेप्सी, कोक एंड 7 अप ये सारे सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। मतलब अगर आप पेप्सी में अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको या वो पसंद नहीं आ रही है, प्राइस में कोई दिक्कत लग रही है, तो आप इमीडिएटली कोक पे शिफ्ट कर सकते हैं, कोक से आप लोग 7 अप पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये सब सब्सटीट्यूट्स हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर पेप्सी की प्राइस कम होगी तो इन दोनों कोक और 7 अप की क्या दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे डिमांड में कमी आ जाएगी। इतनी चीज क्लियर है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि पेप्सी की प्राइस में गिरावट आने से लोग जो है इमीडिएटली कहाँ मूव कर जाएंगे, वो जो है कोक और 7 अप की डिमांड को एकदम से कम कर देंगे और पेप्सी पे स्टक हो जाएंगे क्योंकि उसकी प्राइजेस जो है वो कम हो चुकी होंगी। चलिए, द डिमांड कर्व शोज दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर, मार्ग वर्ग दर्शाता है कि कीमत और मांगी गई मात्रा में कैसा रिलेशनशिप है, आपको वो बताना है। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से इनवर्स रिलेशनशिप होता है और वो इनवर्सली रिलेटेड भी होती है। अगर प्राइस यहाँ पे इस तरीके से है तो क्वांटिटी डिमांडेड इस तरीके से लिखी जाती है, ये होता है उल्टा रिलेशनशिप, कि इसमें अगर कोई चेंज आएगा तो उसमें उल्टा असर पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, मतलब जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है वो और इनवर्सली आपस में रिलेटेड भी है। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आउटपुट उत्पादन बढ़ता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट औसत स्थिर लागत जो है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, वो इंक्रीज होगी, फॉल होगी, कांस्टेंट रहेगी या पहले इंक्रीज करेगी और फॉल हो जाएगी। देखिए हम ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने बात की थी कि जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन जो है बढ़ती रहती है, जो हमारी कॉस्टिंग उस पर लगती रहती है वो फॉल होती रहती है। जैसे ही आउटपुट बढ़ेगा हमारी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो भी ऑटोमेटिकली जो है वाइस वर्सा वो गिरने लग जाएगी, वो फॉल होने लग जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन जो है वहां पे अराइज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जितना जितना लागत लगाते रहेंगे जो है उससे जो हमारा आउटपुट है वो हमें ज्यादा ज्यादा मिलता रहेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टर्शरी सेक्टर क्या है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टर्शरी सेक्टर अगर ब्रॉडली बात करूं, हमारे पास जो है 3 तरीके के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या उसके बाद टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड होता है और टर्शरी सेक्टर जो हमारे सर्विस इंडस्ट्रीज जो है हमारी आईटीज, ये इन सब पे बेस्ड होता है। हमें बताना है टर्शरी, टर्शरी का मतलब है सर्विस जो सेक्टर है हमारा, और वो है पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री होता है, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ये सब कुछ जो है हमारी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होता है। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, अगर हम लोग स्थिर लागत की बात करें तो उसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, स्पेशल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग जो है ओवरहेड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब क्यों ओवरहेड कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो
किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन किस तरीके की भी हो वो आपको बेयर करनी ही पड़ेगी, ठीक है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। रेंट है, इंश्योरेंस चार्जेस हैं, आपको पता है वो पे करने ही करने, वो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, इसलिए उनको ऊपरी खर्चा ओवरहेड बोलते हैं, जो आपको पे करने ही पड़ते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे ओवरहेड्स क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। ये क्या होते हैं, मेनली टाइम रिलेटेड होते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इंटरेस्ट, रेंट बीइंग पेड पर मंथ, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। चलिए अगला देखेंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ऑप्शन है आपके पास, to ensure that land is given to the tillers, to ensure better utilization of irrigation potential, उसके बाद है to develop the areas under the command of army या poverty elevation in selected areas। आपको बताना है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको किस लिए बनाया गया था। देखिए कमांड से आपको आर्मी को सिलेक्ट नहीं करना है, इसीलिए जो है ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम जो लॉन्च होते हैं आपको उनका पता हो। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बेसिकली इरिगेशन पोटेंशियल जो है उसको बेटर यूटिलाइज करने के लिए बनाया गया था, टू इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल। इसके लिए जो है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था। कमांड देखते ही आर्मी को टिक मत करने लग जाना, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार देख लेंगे, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, 1974-75 में इसको लॉन्च किया गया था और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, improving the utilization of irrigation potential and optimizing agriculture production and productivity from irrigated agriculture। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, कमांड देखते ही आरबी पे टिक नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। चलिए इतनी देर आप क्वेश्चन इसको रीड कर सकते हैं। आपको बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक सिस्टम का आपको क्या बताता है। मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वहां पे हम लोग बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, प्लस हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी की। तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों जो है इक्वली ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर जो है साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, द डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी विल नॉट राइज इन स्पाइट ऑफ अ फॉल इन इट्स प्राइस। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से किस वस्तु की मांग इसकी कीमत में कमी होने के बाद भी नहीं बढ़ेगी। देखिए ऐसी चीजें जो है उन्हीं के लिए ही होंगी जो चीजें हमारी नेसेसिटी हैं, प्राइस में कोई भी चेंजेस हो हमें वो चीज खरीदनी ही पड़ेगी। ऑप्शन है आपके पास टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, सॉल्ट या मीट। बहुत सिंपल है, टेलीविजन एक्सपेंसिव होगा, आप नहीं खरीदेंगे, अपनी डिमांड को थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं। रेफ्रिजरेटर भी नहीं, मीट भी नहीं। सॉल्ट जो है हमारी एक नेसेसिटी है, प्राइस कैसा भी हो हम लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। चलिए, इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अ कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न, अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, दीर्घकालीन संतुलन में एक प्रतिस्पर्धी फर्म कमाती है, लॉन्ग रन में बात करेंगे तो वो क्या कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। सुपर नॉर्मल नहीं अर्न कर सकती है, ठीक है, क्योंकि देखिए लॉन्ग रन में काफी सारी फर्म्स आ चुकी होंगी, जा चुकी होंगी, तो इस वजह से जो है वो एक नॉर्मल प्रॉफिट ही और सामान्य लाभ ही अर्न करती है। चलिए, प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। प्रोडक्शन की बात होगी तो यहाँ पे क्या बात होगी कि कितनी जो है हमने निवेश करके हमें उससे कितना उत्पादन मिला है, मतलब कितनी इनपुट लगाने से हमें जो है कितनी आउटपुट मिली है, ये हमें बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सिस्टम, अगर हम लोग जो है शास्त्रीय प्रणाली की बात करें, क्लासिकल सिस्टम की बात करें, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ बचत जो है किसका कार्य होता है, इनकम, इंटरेस्ट रेट, रियल वेज या प्राइस लेवल। बहुत इजी सी सिंपल सी चीज है कि पुराने टाइम में सेविंग्स को हम तभी बोलते थे कि अगर आपकी आय उतनी है तभी आप लोग किसी तरीके से बचत कर सकते थे। तो इनकम होगी वो किसका एक हिस्सा होता था, सेविंग का फंक्शन होता था। चलिए
अ ब्लैक मार्केट इज अ सिचुएशन, हम सबको पता है काला बाजार वो स्थिति है जिसमें क्या होता है, उसमें हम लोग सामान जो है, वस्तुएं जो है वो चोरी छिपे बेचते हैं। गुड्स आर सोल्ड सीक्रेटली। ऑप्शंस हैं आपके पास, क्लियरली देख सकते हैं। गुड्स आर लोडेड बाय द प्रोड्यूसर्स, गुड्स आर सोल्ड सीक्रेटली, गुड्स आर सोल्ड एट प्राइसेस हायर देन व्हाट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, गुड्स आर मेड अवेलेबल ओनली आफ्टर देयर इज अ राइज इन प्राइसेस। तो ब्लैक मार्केट क्या है, जब हम लोग गुड्स को सीक्रेटली बेच देते हैं। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑपरेट्स अंडर अ टू टायर सिस्टम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ, खाद्यान्न का वितरण डैश की शुरुआत के साथ द्विसत्रीय प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज या टायर सर्विस कोऑपरेटिव। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन वो किसके टू टायर सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो किया गया है ऑप्शन ए, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इसको टू टायर सिस्टम क्यों कहा गया है। जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट या यूनियन टेरिटरी सबके अंडर जो है ये टू टायर इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ यूनियन टेरिटरी भी, इन दोनों ने मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि फूड ग्रेन्स की जो है अच्छे से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके प्रॉपर जो है, मतलब इसकी जहां से भी ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन। जहां पर भी है उसका डिपोर्ट्स है एफसीआई के, ये काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और उसके बाद जो हमारे स्टेट्स या यूटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एलोकेशन करना इसका और डिस्ट्रीब्यूशन करने का फूड ग्रेन्स का विद इन द स्टेट्स एंड यूटीज। इसीलिए इसको जो है टू टायर बोलते हैं क्योंकि ये एक कंप्लीट इकट्ठी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर और स्टेट दोनों की, इसलिए इसको टू टायर सिस्टम बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। चलिए क्विक रिवीजन का टाइम है। इफ टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट अ पॉइंट देन मार्जिनल यूटिलिटी इज, अगर टोटल यूटिलिटी जो है किसी एक प्रोडक्ट की एक पॉइंट पे मैक्सिमम है तो वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता कैसी होगी। चलिए बहुत इजी है ये, बहुत हमने कर लिया है इस पे डिस्कशन, एक बार फिर बता देती हूँ। ये है हमारी टोटल यूटिलिटी, इस पॉइंट पे जो है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो इसके अगर हम नीचे जाएंगे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो यहाँ पे क्या होगी, वो होगी हमारी जीरो। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होने पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, जीरो होती है। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अकाउंट, निम्न में से किस मद को राष्ट्रीय आय खाता में शामिल किया जाता है। चलिए ऑप्शन है आपके पास, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, इनकम ऑफ स्मगलर्स, सर्विसेज ऑफ साधुज या सर्विसेज ऑफ नाइट वॉचमैन। आपको बताना है कि इसमें से किसको हम लोग नेशनल इनकम अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो हम किसको इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज ऑफ नाइट वॉचमैन को हम लोग जो है अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यू जो है हमारा, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर आने लगता है, वो सिचुएशन क्या कहलाती है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपके पास, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ब्रेक इवन पॉइंट या परफेक्ट कंपटीशन। तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु है, वहां पे हमारा टोटल कॉस्ट जो हमारे टोटल रेवेन्यू के बराबर आती है। नेक्स्ट देखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द डिमांड फॉर इट, किसी वस्तु की कीमत इसकी मांग के बीच का संबंध हमें बताना है, वो किसके बराबर होती है। ऑप्शन है आपके पास, इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, उनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, या दे डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप। आपको बताना है प्राइस और डिमांड में आपको बताना है। आपको पता है कि इसमें क्या रिलेशनशिप है, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी। इतनी चीज क्लियर है। देखिए ये जो हम बात करते हैं प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमने बात की है नॉर्मल गुड्स की, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं हमारे, एक्सेप्शंस हैं हमारे गिवन गुड्स या इंफीरियर
गुड्स, इसमें जो है लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है, इसमें एक्सेप्शनल डिमांड कर्व जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें एक्सेप्शनल डिमांड कर्व बनती है, जहाँ पे क्या होता है प्राइस इन ऐसे गुड्स गिवन या इंफीरियर गुड्स लाइक जो हमें पसंद नहीं आती है चीजें, प्राइजेस इनकी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। इसमें लॉ ऑफ डिमांड जो है उल्टा हो जाता है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड की जो बात करते हैं वो सिर्फ नॉर्मल गुड्स के लिए होता है कि प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, an increase in national income because of an increase in price is called, अगर हम लोग बात करें कि कीमत में वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम में इंक्रीज की वजह से जो प्राइस में इंक्रीज आता है उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन नेशनल इनकम इन रियल टर्म्स, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, इंक्रीज इन मनी नेशनल इनकम, या एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस। यहाँ का जो करेक्ट आंसर है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पता होगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से जो नेशनल इनकम में इंक्रीज आता है वो किस वजह से होता है, या उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस, आधार वर्ष की कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। क्योंकि देखिए हर साल तो वो चीज नहीं होगी कि हर साल प्राइस बढ़ गई तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई, उस पर्टिकुलर ईयर में वो प्राइस बढ़ने की वजह से जो है हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई है। तो हम लोग बात करेंगे कि बेस ईयर की प्राइस की वजह से हमारी नेशनल इनकम जो है वो बढ़ गई है, इस वजह से इसमें नेशनल इनकम में इंक्रीज आया है। इतनी चीज क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लाइज, अगर एग्रीकल्चर का वाणिज्यिकरण किया गया है तो इसका क्या आशय है, कृषि के वाणिज्यिकरण से आशय है कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर्स, प्लांटेशन, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट और राइस। तो आपको ऑप्शन जो है सिंपल सा है, कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने क्रॉप्स को क्या किया हुआ है, बिक्री पर लगाया हुआ है, सेल पर लगाया हुआ है। इतनी चीज क्लियर है। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल, बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पेमेंट ऑफ वाटर चार्जेस बाय द फार्मर्स टू द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स, किसानों द्वारा सरकार को जल शुल्क का भुगतान क्या दर्शाता है। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं पहले एक बार, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वो चार्जेस जो एक फार्मर सरकार को दे रही है पानी के लिए। देखिए अगर हम लोग पानी जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अगर अपनी बात करें, हम लोग पानी पी रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अगर इसकी बात करें और हमने उसकी पेमेंट किया उस पानी की, तो उसको बोलेंगे हम लोग फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, क्योंकि हमने उसका अंतिम उपभोग कर लिया है। यहाँ पे एक फार्मर पे कर रहा है सरकार को, पेमेंट ऑफ वाटर कर रहा है। अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो फाइनल कंजम्पशन है। अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम दिया है फार्मर, तो देखिए वो पानी का क्या यूज कर रहा है, वो अपनी क्रॉप्स के लिए यूज कर रहा है, तो अभी उसका उस चीज का फाइनल यूज नहीं हुआ है। तो ये क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है। इतनी चीज क्लियर है। पेमेंट ऑफ वाटर चार्जेस बाय द फार्मर्स टू द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलिए, इन अकाउंटिंग टर्म्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द क्लोजिंग स्टॉक। अगर अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा अंतिम रहती है, क्या दिखाता है या उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, आपको ये बताना है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप अकाउंटिंग टर्म्स या अकाउंटिंग चीजें नहीं भी समझते हैं तो भी आपके लिए समझना बहुत ईजी है। ये क्विकली आपको बता देती हूँ। देखिए क्लोजिंग स्टॉक की बात करें कि सारा दिन का काम करने के बाद हमारे पास एट द एंड क्या बचा है, इसकी बात करेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास शुरुआत में कितना सामान था, ओपनिंग स्टॉक देखेंगे कि जब हमने कार्य स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमारे पिछले दिन से क्या बचा हुआ सामान था, ओपनिंग स्टॉक क्या था। उसमें हम लोग जब आज की जो हमने नेट इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, आज मेरे पास कुछ सामान था, लाइक मेरे पास 100 रुपए का सामान था, ठीक है, मेरे पास कल का बचा हुआ 100 रुपए का सामान था, मैंने आज जो है 50 रुपए का सामान और खरीद लिया है, मैंने नेट इन्वेस्टमेंट और कर लिया 50 रुपए की। उसमें से मैं जो है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कितने का सामान मैं बेच चुकी हूँ, उसको मैं माइनस कर दूंगी। सपोज कर लो कि मैंने 40 रुपए का सामान बेच दिया है, तो मेरे पास एट द एंड क्या बचा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसमें ऐड करके माइनस कर देंगे, मेरे पास जो है 110 रुपए जो है ये मेरी क्लोजिंग स्टॉक हो गई है। कि मेरे पास शुरुआत में क्या था
उसमें मैंने आज कितनी और लागत लगा दी है, उसमें से माइनस कर दूंगी जितनी चीज मैंने बेच दी है। इतनी चीज आपको क्लियर है? देखिए ऐसी चीजें जो है पेन डाउन जरूर करिए, मैं जान के एक्सप्लेनेशन में नहीं डालती हूँ, ताकि आप मेरे साथ साथ उस चीज को समझें, साथ साथ लिखें और करें उसको। ठीक है, चलिए इतनी चीज क्लियर है। मतलब ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ओपनिंग स्टॉक प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन जो है ये समझ में आ गई है। कोई दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए, कोटा इज अ, कोटा क्या है? देखिए नॉर्मली अगर कोटा की बात करें, अगर हम अपनी जॉब्स में भी बात करें, तो हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल 2% जो है हमारा एस के लिए है, 2% एस के लिए है, इतना परसेंट जनरल्स के लिए है। तो ये क्या है? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोटा। कि हमें बता दिया गया है कि इतनी लिमिट जो है, इतनी सीमा जो है इन चीजों के लिए है, इतनी सीमा इन चीजों के लिए है, तो वो होता है हमारा कोटा। ठीक है, आपको बताना है कि अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो कोटा का क्या मतलब होता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, टैक्स लेविड ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, या लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो हमारा कोटा क्या होता है? लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्ट्स। देखिए कोई भी सरकार जो एक्सपोर्ट्स पे लिमिट कभी नहीं लगाएगी, सीधी सी चीज है। अगर वो लगा देंगे इसके ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी कोटा लगा देंगे कि उस पर भी मात्रा जो है सीमा कर देंगे, तो और ज्यादा इनकम जो रेवेन्यू जो है हमारे पास कैसे आएगी? तो इसलिए जो है बाहर जो है हमारा खर्चा ज्यादा ना जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोटा जो है सरकार लगा देती है। किस लिए? ताकि इंपोर्ट्स जो चीजें हमारे कंट्री में आ रही हैं, जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, उस चीज को पहले ही लिमिट कर देते हैं। तो कोटा इज लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स। चलिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग टर्म है कैनन ऑफ टैक्सेशन। आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि ये जो एक टर्म है, ये एक वर्ड जो है, ये किसने प्रोपाउंड किया था, किसने प्रतिपादित किया था। इतनी चीज क्लियर है? आपको सिर्फ ये बताना है यहाँ पे, अभी सिर्फ मीनिंग नहीं पूछा है आपसे, सिर्फ ये बताना है कि ये किसने प्रोपाउंड किया है। ऑप्शंस हैं आपके पास, एडविन कैनन, एडम स्मिथ, जेएम कीन्स, या डेल्टन। चलिए इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। ये जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है ये एडम स्मिथ ने जो है बताया है, ये इसने प्रोपाउंड किया है एडम स्मिथ ने। चलिए एक बार इसका मीनिंग भी डिस्कस कर लेंगे। कैनन ऑफ टैक्सेशन, इतना ज्यादा टर्म्स में जाने से पहले आपको एक बेसिक कैनन का मतलब पहले पता होना चाहिए। टैक्सेशन का मतलब सबको पता है, जो हम लोग कर पे करते हैं, जो हमारे टैक्सेस पे करते हैं, दैट इज टैक्सेशन। कैनन का मतलब क्या होता है? कैनन मतलब, एक अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में बात करूं, कोई भी राइटिंग, कोई भी चीज लिखित में हो या कोई भी काम किया गया हो, जो हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि ओके आपने जो काम है, मैं एग्री कर रहा हूँ, बहुत अच्छा किया है, आपने जो काम किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी राइटिंग या कोई भी काम जिसपे हम अग्री करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बहुत ही अच्छा है या उसकी वर्थ बहुत ज्यादा है, वो होता है इंग्लिश में, उसका मतलब होता है कैनन। इतनी चीज क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे कैनन ऑफ टैक्सेशन की। मतलब आप समझ चुके हैं कैनन का। सिंपली अगर हम बात करें कैनन ऑफ टैक्सेशन की, उसमें हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज विच अ गुड टैक्स सिस्टम शुड पोजेस। कैनन का मतलब अगर आपको पता है तो आप इजीली इसका मतलब बता सकते हैं। कैनन ऑफ टैक्सेशन का मतलब है जब हम लोग बात करते हैं कि एक गुड टैक्स सिस्टम में क्या क्या अच्छाइयाँ या क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हमें बताता है कैनन ऑफ टैक्सेशन। और ये भी आपको ईयर भी पता होना चाहिए, 1776 में एडम स्मिथ ने सबसे पहले इसको डिवाइस किया था। चलिए फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रोटेक्शन मीन्स, प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन इम्पोर्ट और इम्पोज और इम्पोर्ट ट्रेड, प्रोटेक्शन टू होम इंडस्ट्रीज, नो फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज, या ऑल ऑफ द अबव। प्रोटेक्शन, संरक्षण का अर्थ क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इम्पोर्ट ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना भी एक तरह से प्रोटेक्शन ही है, होम इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना भी एक प्रोटेक्शन है, और क्या है, दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं को मुफ्त आदान प्रदान नहीं करना है, ये भी एक तरीके की प्रोटेक्शन ही है। चलिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज द स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटायर। जब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम मतलब पूरे राष्ट्र आय की बात करेंगे, तो सीधी सी बात है कि वो एक पर्टिकुलर फैमिली या एक पर्टिकुलर स्टेट या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। नेशनल इनकम की बात करें तो वो किस लिए होगा? इनकम और एक्सपेंडिचर एक पूरी इकोनॉमी की। बहुत सिंपल है ये। चलिए, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स अराइजेस फ्रॉम,
जो अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र जो है, इसमें जो एक्चुअली प्रॉब्लम समस्याएं हैं वो उत्पन्न कहाँ से होती है। जब हम इकोनॉमिक्स बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, हम लोग तभी बोल देते हैं कि हमारे पास जो है सोर्सेज जो हमारे हैं वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वांट जो है वो बहुत ज्यादा है। ऑप्शन है आपके पास प्लेंटी, स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, मोर वांट्स एंड लेस गुड्स, एंड ऑल ऑफ द अबव। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक्स का मेन मुद्दा या मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारी इच्छाएं जो है वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके बदले में जो हमारे पास वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, वो बहुत ही कम है। चलिए, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिस्ट मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का हिस्सा होता है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। चलिए अगला देखेंगे, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डेफिसिट फाइनेंसिंग, हम लोग ये टर्म डिस्कस कर चुके हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग विल सर्टेनली लीड टू इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। डेफिसिट फाइनेंसिंग कब होता है, देखिए इकोनॉमी में पैसे की कमी है, आरबीआई क्या करता है और नोट इशू करने लग जाता है, उससे हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो फाइनेंस में पैसा में कमी होती है उसको हम लोग फुलफिल कर लेते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग से। और पैसा इशू करने का मतलब है कि एक कंट्री में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गया है, कि लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पैसे ज्यादा होने का मतलब इवेंचुअली क्या है कि हम लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, ज्यादा सामान खरीदते ही क्या हो जाएगा, प्राइस। देखिए सब कुछ इंटरलिंक्ड है। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या हो जाएगा, लोगों के पास जो है पैसा ज्यादा हो जाएगा, चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली प्राइजेस बढ़ जाएंगे, और प्राइजेस बढ़ने से हमारी कंट्री में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी इन्फ्लेशन की। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा इकोनॉमिक्स को आप इंटरलिंक्ड करके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, सारा चीजें बिल्कुल आपस में मिल रहा है कि मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड चीजों की बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, इन्फ्लेशन की। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन पब्लिक बजट्स जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, अगर हम लोग सार्वजनिक बजट की बात करें, शून्य आधारित बजट निर्माण की शुरुआत पहले कहाँ की गई थी। जीरो बेस्ड बजटिंग कहाँ स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन है यूएसए, यूके, फ्रांस या स्वीडन। और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए, अमेरिका में जो है जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट हुई थी। देखिए वैसे ये अकाउंटिंग टर्म है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स में भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। देखिए आप, जीरो बेस्ड बजटिंग बेसिकली होता क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, जीरो बेस बजटिंग। बेस का मतलब है कि करंट अगर हम बात करें, हमारे पास हम लोग नॉर्मली अगर वो बनाते हैं अपना कोई भी पॉलिसी बनाते हैं करंट ईयर की, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी क्या करती है, उसके पिछले सालों में जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा हो जाता है या ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, अपने पिछले पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने फ्यूचर की जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं। वो नॉर्मली हर फर्म करती है। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग जो है एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे क्या बजटिंग जो है अपनी आने वाली पॉलिसीज जो है कंपनीज किस हिसाब से फॉर्म करती हैं कि पिछले सालों को वो देखते ही नहीं है, अपना जो बेस है, जो अपनी पॉलिसीज का वो बेस रखते हैं, वो बिल्कुल जीरो रखते हैं। कोई पिछले एक्सपीरियंस वो कंसीडर करते ही नहीं है, बिल्कुल शून्य से जो है अपनी जो है नया बजट जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फटाफट से देख लेंगे, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, एक मेथड ऑफ बजटिंग है इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड, मतलब हर साल के लिए जो है एक न्यू एक्सपेंसेस जो है, एक न्यू बजटिंग एक टेक्निक तैयार की जाती है। ऑल्सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ जीरो बेस एंड एवरी फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज फॉर इट्स नीड्स एंड कॉस्ट, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या जरूरतें हैं उसके हिसाब से ही जो है अपनी बजटिंग की जाती है। चलिए उसके अलावा देख लेंगे कि इनिशियली जो है ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एक आईटी कंपनी है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है यूएसए में, ठीक है। 1970s में जो है किसने स्टार्ट की थी, पीटर फायर ने इसको बेसिकली स्टार्ट किया था। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में एक आईटी कंपनी है। इतनी चीज क्लियर है, ये थोड़ी बहुत इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए ये था हमारा आज का क्वेश्चन, लास्ट था 250 के अराउंड, आई थिंक हमने 300 क्वेश्चन जो हमें कवर कर लिए हैं। चलिए तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको क्या करना होता है, हर वीडियो को देखना है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ सके, इस चीज का बेनिफिट उठा सके। 20,000 एमसीक्यू सीरीज बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब हर एग्जाम में आपको पूछी ही जाएंगी। तो आपको जो मैं हमेशा कहती हूँ, आपको क्या करना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और इस सिचुएशन का बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाना है,